भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। वैसे तो मैं ये क्लास यूपीएसआई के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन भारत के संविधान में आप जो भी पढ़ेंगे, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था का जो ये टॉपिक है, जो भी पढ़ेंगे, ये आपको यूपीएसआई के साथ-साथ सिविल सर्विसेज़ या लॉ के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएसजे वगैरह, हर जगह काम आने वाला है। जीएस के लिए तो काम आता ही है। होता क्या है कि नॉर्मली राज्य व्यवस्था या पॉलिटी जिसको आप बोलते हैं, ये जीएस का हिस्सा होता है। लेकिन यूपीएसआई के सिलेबस में संविधान और मूल विधि रखा गया है। संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान का मतलब है कि संविधान सामान्य ज्ञान से अलग करके रखा है, जो कि एक सब्जेक्ट लेवल पर आपको तैयार करना होता है, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम है, जहाँ पर विधि और संविधान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसको संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान करके रखा गया है। तो संविधान थोड़ा-सा विस्तृत रूप में पढ़ना होता है, थोड़ा डीपली, थोड़ा केस स्टडी के साथ पढ़ना होता है। मतलब ये हुआ कि इसको जो बच्चे पढ़ेंगे, यूपीएसआई का एग्ज़ाम तो देंगे ही, साथ में जीएस में जहाँ कहीं भी पॉलिटी या राज्य व्यवस्था शामिल होती है, उसको भी वो अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ तक कि पीसीएस के बच्चे भी अगर इसको पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये पूरी तरह से काम करेगा, क्योंकि जितने हार्ड क्वेश्चन, जितना डीप में जाकर के यूपीएसआई में भारत के संविधान पूछा जाता है, नॉर्मली जीएस के पेपरों में उतना नहीं पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज के जो आईएएस के जो पेपर होते हैं, लगभग उस तरह से उस लेवल पर उतने डीप में जाकर के यूपीएसआई में सवाल पूछ लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा ही कम नहीं होता है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे, इसको तैयार करेंगे, तो आपको किसी भी परीक्षा के लिए संविधान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि संविधान को वास्तव में पढ़ते कैसे हैं? संविधान कई लोगों को बहुत कठिन लगता है उसके अनुच्छेदों की वजह। इतने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, कैसे इतना याद होगा? ये लेकर के बड़ी समस्या। वास्तव में कोई बुक का एक तरफ से टॉपिक उठा करके पढ़ना अलग होता है, और किसी बुक के चैप्टर को इस तरह से सेट करना, जिसको जो हमारा बेसिक है, यानी कि पहले अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, तो बाद में आने वाली चीज़ों को या इसके पहले जो बुक में लिखी गई चीज़ें हैं, उसको हम आसानी से, वो अपने आप आ जाएगा, उस रास्ते में आ जाएगा, अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। वही मैं आपको 4 कॉलम के आधार पर समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ जो मैंने सिलेबस लिख रखा है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था का, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक जितना मैंने लिख दिया है, ये इसी टॉपिक से सवाल बनेगा। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। समय के साथ उसमें जो चीज़ें जुड़ती रहती हैं, संशोधन होते रहते हैं, ऐसे नए प्रावधान आ सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान भी इसमें से किसी न किसी टॉपिक में ही आएगा। फिर आप कोई सवाल पूछेंगे कि ये सवाल किस टॉपिक का है, तो मैं बता दूँगा। यानी कि अगर आप इसको डीप में जाकर के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं पूरी तरह से इन प्रावधानों को, आप हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कोई भी सवाल समय के साथ, आज से 10 साल बाद भी अगर संविधान कोई पढ़ना चाहेगा, तो टॉपिक यही रहेगा। इसके अंदर की चीज़ें जो संशोधन के माध्यम से बदलती हैं, बस वो और ज़्यादा जुड़ जाएँगी, या कोई और प्रावधान जो पहले से है, वो समाप्त हो सकता है, लेकिन टॉपिक हमेशा यही रहेगा। ये बड़े काम का एक चार्ट है आपके सामने, इस टॉपिक को आप अपने पास सेव रखिए, हमेशा काम आने वाला। देखिए, इसको हमने 4 हिस्सों में बाँट दिया है। पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बाँटने का रीज़न क्या है? पहले ही मैंने बताया कि किसी भी विषय को पढ़ने का एक आसान तरीका होता है। अगर आप एक तरफ से शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, कि बहुत सी बातें आपको पता ही ना हो, तो समझ में नहीं आती। बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए। मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए, पहले कॉलम में, पहले मैं इस टॉपिक को आपको बता देता हूँ। पहले कॉलम में है संवैधानिक विकास, यानी भारत में जो अंग्रेजों के समय से संवैधानिक विधियों का विकास हुआ, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने नाम सुना ही। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
1793 का चार्टर एक्ट, हर 20 साल पर बनते थे चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 1857 में विद्रोह होता है और अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करती है और उसको ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में यानी महारानी के हाथों में सौंप देती है। तो चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने बंद हो जाता है और बनता है भारत शासन अधिनियम 1858 पर। के बाद भारत शासन अधिनियम 1892, 1909, 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये आप पढ़ेंगे यहाँ। मैं बोल करके तो बता दिया, आपको याद नहीं रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज कर आती हैं। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक संविधान सभा बनी। संविधान के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से चीजें संविधान में ले आकर के रखी गई। संविधान भाग और अनुसूचियां जो हमारे चैप्टर की तरह हैं। संविधान के संशोधन यानी समय और परिस्थिति के साथ संविधान में जो बदलाव हुए उनकी एक सूची है। इसको एक कॉलम में रख दिया। इन टॉपिक को देख करके आपको ये लगा होगा ये संविधान जो हमारा मूल संविधान है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक का उसका हिस्सा नहीं है, ये उसके बाहर की चीज, इसलिए इसको इस कॉलम में रखा गया। अब आते हैं दूसरे और तीसरे कॉलम। दूसरे और तीसरे कॉलम में यानी कि प्रस्तावना से संविधान शुरू होता है और विशेष राज्य तक हो जाता है समाप्त। इसको दो हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा सैद्धांतिक टॉपिक के आधार पर बांटा गया और दूसरा हिस्सा व्यवहारिक टॉपिक के आधार पर बांटा गया। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक टॉपिक जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं। व्यवहारिक टॉपिक का मतलब है जो आए दिन आपसे आपका जिससे सामना होता रहता है, जो जिसमें बातचीत बहस चर्चा के दौरान आप उसमें शामिल होते हैं, तो व्यवहारिक टॉपिक बोलते हैं। अभी मैं इसको खोलूंगा तो समझ। जैसे पहले इसको समझिए, संघ व राज्य की कार्यपालिका। संघ व राज्य की कार्यपालिका, संघ व राज्य की व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार। संघ की कार्यपालिका का मतलब केंद्र की सरकार। राज्य की कार्यपालिका का मतलब राज्य की सरकार। संघ की सरकार जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग होते हैं। राज्य की कार्यपालिका का मतलब है राज्यपाल और के नेतृत्व की सरकार। संघ व राज्य की व्यवस्था यानी कि संसद और राज्यों का विधानमंडल। संघ व राज्य की न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हो गया। अब बताइए, संघ व राज्य की कार्यपालिका यानी सरकार, अगली सरकार किसकी बनेगी, बड़ा इंटरेस्ट आप लोगों को रहता है। एक व्यवहारिक टॉपिक, राज्य में किसकी सरकार बनेगी, किसको कितना वोट मिलेगा तो सरकार बन जाएगी, कितने सदस्य होंगे तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि विपक्ष में कितने सदस्य चले जाएं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान तो सरकार गिर सकती है। इसको लेकर के बड़ा इंटरेस्ट रहता है यानी सरकार के गठन में। व्यवस्थापिका यानी संसद और विधान। मेरा कहने का मतलब ये व्यवहारिक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। व्यवस्थापिका यानी संसद, आपके संसदीय क्षेत्र से कौन सांसद जीतेगा, कौन विधायक जीतेगा, जीतने के बाद रुका कि चला गया, काम किया कि नहीं किया, बड़ा इंटरेस्ट इसमें। कितने सांसद विधायक होते हैं आपके जिले में, ये सब आपको पहले से। न्यायपालिका, संघ और राज्य की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आप जो लोग बैठे हुए हैं आपके घर परिवार दोस्तों में कोई भी व्यक्ति, ना तो कोई भी व्यवस्था इस चीज से अछूती। यहाँ तक की जो भर्ती आ रही है आपको पूरा यकीन होगा कि वो भी कोर्ट जा सकती है। इससे भी व्यवहारिक कोई चीज। पंचायत और नगर, जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं ग्राम सभा का चुनाव जब होता है तो कितना व्यवहारिक होता है और किस कदर लोग उसका देते हैं। नगर पालिका, जो लोग शहरों में रहते हैं वही हाल उनका होता है जो गांव में रहता है। पंचायत के साथ केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के आपको लगता होगा हमारे लिए तो उतना व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, सरकार के लिए भले हो। अब पूरा असर आप पर पड़ता है जब केंद्र राज्यों में होता है किसी के, तब
ये पूरी तरह से व्यवहारिक है, ये जब ये खुलेगा टॉपिक तब आपको समझ में आने लगेगा, हाँ, ये तो संघ और राज्यों के अधीन से के लिए आप बैठे हुए हैं। संघ की सेवाएँ यानी कि सरकारी नौकरी, आईएएस, आईपीएस जो लोग होते हैं, जो बाकी सेवाएँ हैं, के बारे में आप यहाँ पढ़ निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे और निर्वाचन भी कितना व्यवहारिक है, आप उसके बारे में कितनी चर्चा करते हैं, कितना जुड़े रहते हैं उससे, चुनाव प्रचार में आप भाग लेने चले जाते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन का व्यवहारिक रूप से क्या महत्व है। कुछ वर्गों के लिए विशेष शब्द अलग हैं, पर इसका सीधा-सा अर्थ होता है आरक्षण है, आरक्षण। ये शब्द आया आरक्षण, दिमाग घूम जाता है। जिनको आरक्षण मिलता है, पर उनसे कहिए कि आरक्षण खत्म होने वाला है, वो भी बात कर देंगे। जिनको नहीं मिलता है, उनको कहिए कि कुछ और आरक्षण दिए जाने हैं, उनका सिर घूम जाए। ये एक बड़ा ही व्यवहारिक टॉपिक है। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उसमें यही है, खास करके आप लोगों के लिए, जो लोग ये कर रहे हैं सरकारी नौकरियों पास में हैं, उनके लिए। राजभाषा, मेरा कहने का मतलब ये जो टॉपिक है, वो एक व्यवहारिक कॉलम के टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आपातकाल, संविधान का संशोधन, ये एक व्यवहारिक टॉपिक। जिस तरह से आप सरकारों के बारे में चर्चा करते हैं, न्यायपालिका के बारे में चर्चा करते हैं, आरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं या फिर नेताओं के बारे में, क्या कभी उस तरह से आप प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं? कई लोगों को तो प्रस्तावना आज तक पढ़े ही नहीं होंगे। सिर्फ सुना होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व पढ़ा होगा, सुना होगा, पर पूरा कभी नहीं पढ़ा होगा। नागरिकता के बारे में कभी आप चर्चा करते हैं? कभी आप गाँव जाते हैं और कोई खेतों में काम कर रहा है या चकरोड में घूम रहे हैं आप लोग, क्या कभी आप नागरिकता को लेके चर्चा करते हैं? क्या कभी प्रस्तावना को लेके चर्चा करते हैं? या कभी मूल कर्तव्य को लेकर के चर्चा करते हैं? कभी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के? मूल अधिकार आप परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, यानी ये जो विषय हैं, ये सब आप परीक्षाओं के लिए पढ़ते तो ज़रूर होंगे। लेकिन जिस तरह से आप चाय की दुकानों पर बैठ कर के चुनाव की चर्चा कर लेते हैं, इनकी क्या उस तरह से चर्चा होती है? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ये एक टॉपिक है। ये आप ज़रूर करते हैं कि पढ़ लिया, दोस्त के पास गए डिस्कशन करने के लिए, मूल अधिकारों के सवालों पर डिस्कशन किया क्योंकि परीक्षा देनी है। ये डिस्कशन, ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई, एग्ज़ाम देना है इसलिए बात करनी है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो आप अनावश्यक एग्ज़ाम देना है तब भी आप चुनाव की बात कर लेते हैं जाकर के। तो ये है सैद्धांतिक टॉपिक, ये है यहाँ तक आकर के संविधान हो जाता है समाप्त। इसके बाद जो चौथा कॉलम है, फिर से एक बार हम संविधान के बाहर निकल जाते हैं। यानी संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, राजनीतिक दल और दबाव शासन। तो भी मैं आपको समझाता हूँ। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन का अर्थ है जहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है और राज्यों की अपनी अलग-अलग सरकारें होती हैं। जैसे भारत, जैसे अमेरिका है, संघात्मक केंद्र सरकार, राज्यों की। एकात्मक सरकार का मतलब है जहाँ किसी देश में राज्य तो हो सकते हैं, कि राज्य ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। राज्य हो सकते हैं, लेकिन उन राज्यों की अपनी कोई सरकार नहीं होगी, एक ही सरकार काम करेगी। जैसे इंग्लैंड, जैसे जापान में कई स्टेट हैं, लेकिन वहाँ पर मात्र एक सरकार है जो काम करती है, जो केंद्र की सरकार। केंद्र क्या, एक ही सरकार ही होती है। संपूर्ण सत्ता अगर एक ही केंद्र में नहीं, तो उस राज्य व्यवस्था, उस शासन को एकात्मक शासन है। लेगा तो बहुत सारी उसकी उसके तत्व आप इसमें संसदीय और अध्यक्षीय शासन, ये संसदीय शासन भारत में है, इंग्लैंड में है। संसदीय शासन का मतलब है जहां पर राष्ट्र प्रमुख अलग व्यक्ति हो और शासन का प्रमुख अलग व्यक्ति। भारत में क्या है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन शासन के वास्तविक प्रमुख कौन है, शासन के प्रधानमंत्री।
2 अलग-अलग व्यक्ति होते हैं संसदीय शासन में, लेकिन वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। यानी अध्यक्षीय शासन मतलब अध्यक्ष ही शासक है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और वही राष्ट्रपति शासन के भी वास्तविक प्रमुख हैं, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन। राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों का नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत लोग समर्थक भी होंगे आप लोग बहुत से राजनीतिक दलों के, लेकिन राजनीतिक दल होता क्या है? इसको आप पढ़ेंगे कि शुरुआत से राजनीतिक दलों का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, भारत में राजनीतिक दल क्यों आए और कैसे आए, कारण क्या था आने का? राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय स्तर के दल क्या होते हैं? राज्य स्तर के दल क्या होते हैं? क्या मानक पूरा करते हैं तो उनको ये मान्यता मिल जाती है और मान्यता मिल जाती है राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की, तो फिर उन्हें सुविधाएँ क्या प्राप्त होती हैं? कौन-कौन से राष्ट्रीय दल हैं भारत में, राज्य स्तरीय है, ये सब बातें आप जानेंगे इस राजनीतिक दल वाले टॉपिक में। फिर ये आता है दबाव समूह। अंग्रेजी में इसे प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। हित समूह भी बोलते हैं दबाव समूह को, जिसको इंटरेस्ट ग्रुप। दबाव समूह का मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने सदस्यों के हितों के लिए बिना सरकार में शामिल हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं जैसे मजदूर यूनियन। मजदूर यूनियन क्या करता है? अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव, यानी कि मजदूरों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करता है। जैसे शिक्षक संघ, शिक्षकों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। कि प्राइमरी के शिक्षकों को देखिए कह दिया जाए कि सुबह इतने बजे आपकी अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए, वो अंगूठा लगाना पड़ेगा उस पर। वो लोग तुरंत धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू कर देते हैं कि नहीं, नहीं ये गलत है, इससे शिक्षक लोग पर। वो उनका शिक्षक संघ का दबाव समूह। आईएएस, पीसीएस, बैंक के कर्मचारियों का यूनियन होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मुस्लिम उलेमा काउंसिल है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदूवादी संगठन। ये लोग क्या करते हैं? सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसको दबाव समूह कहते हैं। देखिए इसमें कई नाम हमने लिए। एक हमने लिया शिक्षक संघ का, एक हमने लिया आईएएस पीसीएस एसोसिएशन, एक हमने लिया मजदूर यूनियन का, एक हमने लिया अखिल भारतीय मुस्लिम उलेमा काउंसिल। अब इसमें देखिए कुछ हैं जो सरकारी जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक संघ, बैंक के कर्मचारियों का जो यूनियन है, एसपीसीएस एसोसिएशन, तो इसको संस्थागत दबाव समूह। इसी तरीके से अब मजदूर यूनियन है, सरकारी तो है नहीं है, प्राइवेट मिल है, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, काम कर रहे हैं, सरकारी तो है नहीं। मुस्लिम उलेमा काउंसिल या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या बजरंग दल या विश्व हिंदू, अब कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं है। तो इसके आधार पर भी इनको कई रूपों में बाँटा जाता है। संगठनात्मक दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह, और कभी-कभी कोई आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जैसे वो निर्भया घटना हुई थी उसमें, जैसे जन लोकपाल सरकार पर दबाव बना के कानून बनवाना, तो उसको क्या कहते हैं, ये सारी बातें आप जानेंगे दबाव समूह। अब देखिए, अब ये 4 हो गया, यानी कि 4 कॉलम में संविधान के सारे टॉपिक हमको बता दिए। अब सवाल ये है कि इसको आसानी से पढ़ें कैसे? तो देखिए कोई भी बुक आप उठाएँगे, टॉपिक तो मैंने समझा दिया कि इसमें क्या है, ये ज़रूरी था तभी आप समझ पाए। कोई भी बुक उठाएँगे, कोई भी स्टूडेंट जब बुक उठाता है पढ़ने के लिए तो शुरू शुरू करेगा, पहला टॉपिक जो आएगा विषय सूची देखेगा, उसके बाद पहला टॉपिक आएगा वहाँ से शुरू। बहुत सारे बुक में आप पढ़ सकते हैं। देखिए पहले मैं आईपीसी जब पढ़ाता था, तो अपने तरीके से पढ़ाता था कि किसको पहले पढ़ना चाहिए। इस बार जब मैंने आईपीसी पढ़ाया,
तो इस बार हमारी संसद ने आईपीसी को व्यवस्थित कर दिया है और देखिए पहले अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक हमने एक तरफ से पूरा कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ भी उस तरह से आप नहीं पढ़ेंगे। पहले कॉलम में क्या है? संवैधानिक विकास। जब भी कोई बुक उठाएंगे भारत में संविधान पर लिखी गई कोई भी किताब जब आप खोलेंगे तो मिलेगा संवैधानिक विकास कैसे हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आप पढ़ते रहेंगे। के बाद संविधान सभा आएगी। हमने क्या बताया? ये संविधान के बाहर की चीज। कोई छात्र इसको पढ़ता है, पढ़ते समय आप कोई भी काम करते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी के टॉपिक से आपको एक फीलिंग आती है कि इस चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप एक नॉवेल पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद का गोदान। गोदान नाम है। अब नॉवेल आप खोलेंगे तो उसमें गोदान के बारे में आप उम्मीद लगा के बैठेंगे कि ऐसा कुछ कहानी इर्द-गिर्द घूमे। जैसे आप मूवी देखते हैं थ्री इडियट, तो पहले से ही आप समझ लेते हैं कि इसमें 3 इडियट होंगे, जिसके इर्द-गिर्द कहानी घूमेगी। लेकिन वो ना दिखा कर के कुछ और दिखाएँ। कहाँ पिक्चर का नाम हो थ्री इडियट और दिखाएँ यूक्रेन और रसिया का युद्ध। कैसा महसूस होगा? बोरियत महसूस होगी। आप कहेंगे कि पहले पता होता वो दिखाएँगे, तो मैं आता ही ना इसमें। बिल्कुल वही हाल हो जाता है अगर आप गलत टॉपिक हाथ में ले लेते हैं। जैसे पढ़ने क्या बैठे आप? भारत का संविधान। शुरुआत क्या हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलो ठीक है भाई पढ़ लेते हैं। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया। 13 अधिनियम है 1947 तक। पढ़ते-पढ़ते आपको फीलिंग आएगी को पढ़ने बैठा था भारत का संविधान, ये देखने की हमारा देश किन नियमों से कैसे चलता है। क्या पढ़ रहे हैं? बस, तो आप बोर हो जाएँगे। वही हाल हुआ, थ्री इडियट देखने गए थे, देख रहे हो रसिया और यूक्रेन का युद्ध। आगे संविधान सभा कैसे समझ में आएगी जब आपको आगे का पता ही नहीं है कि संविधान में है। संविधान के स्रोत कैसे आएगा समझ में? जैसे संविधान के स्रोत में आप कहेंगे कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रट सकते हो ना? क्या जानते हो मूल अधिकार क्या होता है? बिल्कुल नहीं जानते हो। आपको नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। रट लिया, पर नीति निर्देशक तत्व है क्या? अगर आपको कहा जाए कि ये लड्डू है, ये फला दुकान से आई हुई है, तो आपके दिमाग में आएगा ओह! लड्डू तो मैं जानता हूँ इसका स्वाद कैसा होता है, ज़रा इसको खा के देखता हूँ वो दुकान वाला ठीक बनाता है कि नहीं बनाता है? क्योंकि आप लड्डू पहले से जानते हैं। हाँ, तो आप जानते ही नहीं नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए, बोर हो जाएँगे आप और पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा भारत का संविधान बहुत ही बोरिंग विषय है। तो आप सोचते हैं कि डायरेक्ट चलो यहाँ चलें, दूसरे कॉलम में। पढ़ा प्रस्ताव, पर कभी आप चर्चा नहीं करते। नागरिकता, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। सैद्धांतिक टॉपिक मैंने आपको बताया कि बेहद ही सैद्धांतिक टॉपिक है। यहाँ तो दोनों को लेकर के कुछ विवाद भी होते हैं, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों को बहुत सारे केसेज़ आ जाते हैं। केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स ऐसे केसेज़ आ जाते हैं जिसमें आप उलझ करके रह जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये पहले शुरू किया था तो ये सब्जेक्ट तो बड़ा बोरिंग था, लेकिन आगे चल कर के पता चला कि ये बहुत ही कठिन विषय है जो सिर्फ़ वकीलों के लिए है। इसको छोड़ देते हैं, बाकी विषयों से काम चला लेंगे। जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे कि बाकी विषयों से है, वैसे ही 40 में से 24 सवाल संविधान और मूल विधि का रहता है, 16 सवाल सामान्य जीएस का होता है जिसमें आप सेक्शनल कट ऑफ से ही फेल हो जाएँगे। इसलिए ऐसा सोचना बिल्कुल मना है आपके, ऐसा सोच नहीं। तो मैं आपको राय दूँगा कि ऐसा सोचने से अच्छा है कि इसको हटा दो, इस विषय को ही हटा दो, ये कॉलम भी आप हटा दीजिए। चलो इसको भी मत पढ़ हो गया, 2 कॉलम। अभी मत पढ़ना, अभी पढ़ाऊँगा मैं, ये आपको इंटरेस्ट आएगा।
कि आप कुछ नहीं जानते इसलिए बोरियत लग आपको एक खाने की चीज़ दी जाए जिसको आप पहले कभी ना देखें, क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पता नहीं क्या पत्थर है, ईंटा है, ज़हर है, पता ही नहीं। तो इसलिए पहले उसको जानना ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? उस माध्यम से जानेंगे जिसमें बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं। जब भी आप संविधान को पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, चाहे क्लास जॉइन करके पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, सबसे पहले आपको का कार्यपालिका व्यवस्था 3 बेसिक हैं भारत के यानी सरकार, संसद और है। वास्तव में यही 3 टॉपिक हैं। बाकी तो इसके लिए सपोर्टिंग टॉपिक हैं। मुख्य जो कर्ता हैं, ये यही है। या तो ये करते हैं सारा काम या तो कुछ करके इनको बनाया जाता है, होता इन्हीं के लिए है। एग्ज़ाम्पल के लिए संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र की सरकार जिसमें राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी संसद आती है, उपराष्ट्रपति आते हैं। अब देखिए जैसे कोई भी टॉपिक आप उठाएँगे, निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का। तो क्या हो रहा है उससे? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख बनाया जा रहा है। सांसद का निर्वाचन, संघ की व्यवस्थापिका बनाई जा रही है। विधायक का निर्वाचन, राज्य की व्यवस्थापिका बनाई जा रही है। कुछ और उठा लो। केंद्र राज्य संबंध यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध इसमें जो अधिकार हैं कि केंद्र सरकार ये कर सकती है, राज्य सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, 256 तो केंद्र सरकार को क्या-क्या अधिकार हैं, जब केंद्र सरकार पढ़े ही नहीं रहोगे, तो कैसे जान पाओगे? राजभाषा, कौन घोषित करता है किसी भाषा को? राजभाषा या राज्य की भाषा, कार्य करती हैं। आपातकाल, घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंजूरी कौन देगा? संसद मंजूरी देगी और अगर गलत तरीके से लागू किया गया है राष्ट्रपति शासन वगैरह, तो कौन उसको निरस्त करेगा? न्यायपालिका समीक्षा करेगी। कहने का मतलब ये 3 टॉपिक अगर आप शुरू में नहीं पढ़ते हैं, आपको कोई भी संविधान का कोई भी टॉपिक हिस्सा समझ में नहीं आएगा। आप रट सकते हैं, आपको महसूस हो सकता है कि आपको समझ में आ गया है, पर जब परीक्षा में सवाल आएँगे, तो उस समय आपको लगेगा। पहले आप पढ़ेंगे ये ये तीनों व्यवहारिक टॉपिक और इसी क्रम में क्योंकि पंचायत व्यवहारिक है, पूरा व्यवहारिक कॉलम ही है, इसको आप पढ़ते जाएँगे, इसको पढ़ने में आपको जितना वक़्त लगेगा, मतलब कम से कम 1 डेढ़ महीने को पढ़ने में वक़्त लगेगा, इतना डिस्कशन होगा, इतना आप पढ़ चुके रहेंगे, आपको ये जो सैद्धांतिक टॉपिक है, सैद्धांतिक नहीं बहुत सारी बातें इसकी आप यहीं जान चुके रहे, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे उतने आराम से। अब भारत का संविधान आपने पढ़ लिया, प्रस्तावना से लेकर के विशेष राज्य तक। आपके मन में जिज्ञासा जागेगी, इस कानून से तो हमारे देश का संविधान चलता है, मतलब हमारा देश चलता है इस संविधान 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था हमारे देश पर, वो कैसे चलाते थे? चलो वो भी देख आते हैं। आप ये कॉलम भी पूरा पढ़ जाएँगे, यानी कि संवैधानिक विकास, फिर संविधान सभा कैसे बनी, कौन-कौन सी चीज़ें अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है मूल अधिकार अमेरिका से आया, जैसे ही आपको बताया जाएगा ना, तुरंत मूल अधिकार आपके दिमाग में घूम जाएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आया? आयरलैंड से आया, वो भी घूम जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से आया? वो भी आपके दिमाग में घूम जाएगा क्योंकि वो भी आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये कॉलम भी आप पढ़ जाएँगे। यानी आप पढ़ लिए भारत का संविधान और अंग्रेजों के द्वारा कैसे भारत को चलाया जाता था, वो भी आपने पढ़ लिया। अब आपका मन और करेगा कि दुनिया में और जो देश हैं, वो किस तरह से चलाए जा रहे हैं, चलो ज़रा उसको भी देख आते हैं। तो संघात्मक यानी कौन-कौन सी तरह की शासन प्रणालियाँ क्या जैसे भारत में शासन चलता है कि एक प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, क्या ऐसे ही चलता है? तो आप इसको भी पढ़ना चाहेंगे, संघात्मक शासन, फिर आप एकात्मक शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन और मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी कि चौथा कॉलम भी उतनी ही रुचि के साथ आप खत्म करेंगे
तब लास्ट डे तक जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको इस विषय में इंटरेस्ट बना रहेगा। ध्यान रहे मेरे पढ़ाने पर ऐसा नहीं है। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं और इसी क्रम में आप पढ़ाई करते हैं, भी आपका इंटरेस्ट अंतिम समय तक ऐसे के अलावा कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो कोई भी सवाल होगा वो इन्हीं में से किसी न किसी टॉपिक में वो बैठा हुआ है, वहीं से निकलेगा। बस प्रश्न ये है कि क्या आप उस टॉपिक को डीप में जा करके, गहराई तक जा करके अच्छे से आप पढ़ते हैं या नहीं, और पढ़ते हैं तो उसको याद रखते हैं या नहीं, याद तक नहीं होगा जब तक इस नहीं करेंगे। तो इस तरह से भारत का संविधान आपके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ने का तरीका बताया गया। तो भारत के संविधान का एक जो है मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा कि वास्तव में है क्या, तो हम आपको पहले प्रस्तावना या उद्देशिका पढ़ा देंगे। पहले ये आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझसे क्लास कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप एक ढांचा समझ जाएँ संविधान का। अगर आपको अकेले किसी किताब से पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, आप कार्यपालिका, व्यवस्था, न्यायपालिका से ही स्टार्ट कीजिएगा, इसको आप बाद में पढ़ लीजिए। लेकिन मैं इसको पढ़ा करके फिर यहाँ से इसी क्रम में, यानी पहले तीसरा कॉलम, फिर ये, फिर ये, फिर ये पढ़ा करके मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, उम्मीद है कि आप मिलेंगे।